कभी सोचा है हमारी सोच, हमारा समाज और हमारा पूरा नजरिया आखिर कहाँ से बदला? सोचिए, अगर 2400 साल पहले एक आदमी कुछ ऐसे सवाल ना पूछता, जैसे अच्छा इंसान कौन होता है, सही सरकार कैसी होती है, और क्या वह दुनिया जो हम देखते हैं असली है या उसके परे कोई और भी सच्चाई है, तो शायद आज हमारी सोच वैसी ना होती जैसी अब है। ये बातें पूछने वाले थे प्लेटो, जो प्राचीन यूनान के एथेंस में जन्मे एक महान दार्शनिक थे। उनके गुरु सुकरात थे, जो सवाल पूछ पूछ कर लोगों की सोच को झकझोर देते थे। बाद में प्लेटो के शिष्य बने अरस्तु, जो खुद एक महान दार्शनिक थे, और यही तीनों पश्चिमी दर्शन का आधार माने जाते हैं। प्लेटो का जन्म लगभग 427 ईसा पूर्व में हुआ था। युवा प्लेटो शुरुआत में कवि बनना चाहते थे, लेकिन उनके जीवन की दिशा तब पूरी तरह बदल गई जब उनकी मुलाकात सुकरात से हुई। सुकरात की सोचने और सवाल पूछने की शैली ने प्लेटो को गहराई से प्रभावित किया। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे प्लेटो ने अपने गहरे विचारों द्वारा समाज और राज्य की ऐसी कल्पना की जिसने सदियों तक सोचने के तरीके बदल दिए। प्लेटो एक कुलीन परिवार से थे। उनके पिता का नाम अरिस्टन था, जो एक राजवंशीय परिवार से थे, और उनकी माता का नाम पेरियोक्टियोन था, वो भी एक प्रतिष्ठित राजनेताओं के परिवार से थी। बचपन से ही प्लेटो को राजनीति, शिक्षा और सैन्य जीवन का माहौल मिला। उनके परिवार का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव इतना था कि उनके लिए राजनीति या कवि बनना एक आम उम्मीद थी। हालांकि प्लेटो की रुचि दार्शनिक विचारों में थी, जो उनके परिवार के लिए एक बड़ा आश्चर्य था। वे कविताएं लिखना पसंद करते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने गुरु सुकरात से मुलाकात की तो उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। सुकरात के सवाल पूछने और सोचने के तरीकों ने प्लेटो को गहराई से प्रभावित किया। दोस्तों, अब सवाल यह है कि प्लेटो को दार्शनिक किसने बनाया और कौन था वह महान व्यक्तित्व जिसने उनकी पूरी सोच को आकार दिया। आइए जानते हैं। प्लेटो के जीवन में सबसे बड़ा असर उनके गुरु सुकरात ने डाला। सुकरात के दर्शन और सवाल पूछने के तरीके ने प्लेटो के सोचने के ढंग को पूरी तरह बदल कर रख दिया। सुकरात के साथ बिताया गया वक्त प्लेटो के लिए ज्ञान, सत्य और नैतिकता की दिशा तय करने वाला था। 399 ईसा पूर्व के समय सुकरात की मृत्यु ने प्लेटो को अंदर से गहरा सदमा पहुंचाया। इस घटना ने प्लेटो की सोच को एक नई मोड़ दी और बाद के कई वर्षों तक उन्होंने शिक्षा, दर्शन और न्याय की समझ को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा, दुनिया में अन्याय है और इस अन्याय को समझना मेरी जीवन यात्रा है। सुकरात की मृत्यु ने प्लेटो की सोच को नया मोड़ दिया और इसके बाद शुरू हुई उनकी असली यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसने उन्हें महान दार्शनिक बनाया। तो चलिए अब उसी सफर पर चलते हैं। दोस्तों, सुकरात की मृत्यु ने प्लेटो को अंदर तक झकझोर दिया था। उन्हें लगा कि जिस शहर ने उनके गुरु जैसे ईमानदार और सच्चे इंसान को जहर पिलाकर मार दिया, उस शहर की राजनीति और न्याय पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए प्लेटो ने एथेंस छोड़ने का फैसला किया और ज्ञान की तलाश में लंबी यात्राओं पर निकल पड़े। सबसे पहले वे मिस्र गए। वहां उन्होंने गणित, ज्यामितीय और धर्म से जुड़ी गहरी परंपराएं देखी। मिस्र के पुजारी और विद्वान ब्रह्मांड, संख्याओं और आत्मा को जिस गहराई से समझाते थे, उसने प्लेटो की सोच पर गहरा असर डाला। इसके बाद प्लेटो इटली की ओर बढ़े, जहां उन्होंने पाइथागोरस और उनके अनुयायियों के विचारों से परिचय लिया। यहां उन्हें संख्या, सामंजस्य और आत्मा के संबंध पर नए दृष्टिकोण मिले। पाइथागोरस के संख्या ही ब्रह्मांड की भाषा है जैसे विचार प्लेटो के दार्शनिक ढांचे में बाद में साफ दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि
प्लेटो ने सीरिया, साइप्रस, सिसिली और आसपास के क्षेत्रों में भी कई साल अध्ययन और यात्रा में बिताए। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने अलग अलग संस्कृतियों की राजनीति, शासन प्रणाली और गणित, दर्शन और विज्ञान को करीब से समझा। दोस्तों, इन सब अनुभवों से प्लेटो के मन में एक बड़ा सवाल और मजबूत हो गया, जैसे आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए जहां न्याय सच में न्याय हो। आगे चलकर यही सवाल उनकी किताबों और उनके पूरे दर्शन का केंद्र बन गया। इन यात्राओं ने प्लेटो के भीतर आदर्श राज्य की खोज को और तेज कर दिया और इसी खोज ने उन्हें एक महान कार्य की ओर धकेला जो दुनिया की शिक्षा व्यवस्था में पहली बार हुआ था। आइए देखते हैं वो क्या कार्य थे। दोस्तों, प्लेटो की सबसे बड़ी उपलब्धि उनके द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द अकेडमी थी, जिसे उन्होंने 387 ईसा पूर्व एथेंस में शुरू किया। यह संस्थान न केवल एक शिक्षण केंद्र था, बल्कि इसे दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ गणित, दर्शन, राजनीति, खगोल विज्ञान जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। इस विश्वविद्यालय में प्लेटो खुद पढ़ाते थे और यहाँ उनके प्रसिद्ध शिष्य अरस्तु भी शिक्षा प्राप्त करते थे। अकेडमी ज्ञान और विज्ञान का केंद्र बन गई, जहां तर्क, समझ और आलोचनात्मक सोच को बहुत महत्व दिया जाता था। दोस्तों, प्लेटो ने इस अकेडमी को केवल बौद्धिक शिक्षा प्राप्त करने का स्थान ही नहीं, बल्कि आदर्श और न्यायपूर्ण समाज के लिए राजनेताओं और दार्शनिकों को प्रशिक्षित करने का भी केंद्र बनाया था। यह संस्था करीब 900 वर्षों तक कायम रही, जिसने न केवल यूनानी ज्ञान को समृद्ध किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में एक मजबूत आधार बनाया। अकेडमी की स्थापना के बाद प्लेटो ने अपना पूरा ज्ञान, अनुभव और दर्शन किताबों के रूप में दुनिया को दिया। अब देखते हैं कि उनकी कौन कौन सी कृतियां आज भी दुनिया को प्रभावित करती हैं। दोस्तों, प्लेटो की किताबें उनके गहरे दार्शनिक विचारों को समझने का सही रास्ता हैं। उनकी लगभग 36 संवाद हैं जो दर्शन, राजनीति, न्याय, प्रेम, आत्मा और ब्रह्मांड के विषयों पर आधारित हैं। आइए इनके कुछ प्रमुख ग्रंथों को उदाहरणों के साथ विस्तार से जानते हैं। उनकी सबसे पहली कृति है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है, जिसमें प्लेटो ने बताया कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज के 3 मुख्य वर्ग होते हैं: शासक, सैनिक और उत्पादक। ये वर्ग तभी न्यायपूर्ण समाज बना सकते हैं जब शासक दार्शनिक राजा हो, जिन्हें ज्ञान और न्याय का गहरा अनुभव हो। उदाहरण के तौर पर, जैसे शरीर के अंग अपने अपने काम करते हैं, वैसे ही समाज के ये वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उनकी दूसरी कृति है द अपोलॉजी। द अपोलॉजी में प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात के अंतिम बचाव भाषण का वर्णन किया है, जिसमें सुकरात ने अपनी सच्चाई और न्याय के लिए बहादुरी से खड़ा होना दिखाया। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए कभी कभी अपने जीवन की भी आहुति देनी पड़ती है, जैसे सुकरात ने कोर्ट में अपने विचारों के लिए अपना जीवन दांव पे लगाया। दोस्तों, अगर आप इस विषय में और जानना चाहते हैं तो आप मेरी सुकरात सोच की क्रांति वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें सुकरात के जीवन और उनके दर्शन को विस्तार से बताया गया है। उनकी अगली कृति है फाहेडो। फाहेडो प्लेटो की एक और महत्वपूर्ण रचना है, जहां उन्होंने आत्मा की अमरता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगली है सिम्पोसियम। सिम्पोसियम में प्रेम के दार्शनिक पहलुओं पर गहरा विचार किया गया, जिसमें प्यार और उसके स्वरूप पर चर्चा होती है। फिर आती है उनकी अगली कृति, जिसे मीनो कहते हैं। मीनो में प्लेटो ने ज्ञान की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश की है कि कैसे कोई व्यक्ति कुछ न कुछ सीख सकता है। यह संवाद यह दर्शाता है कि ज्ञान जन्मजात नहीं होता, बल्कि अनुभव, प्रश्न और समझ के जरिए धीरे धीरे खींचा जाता है। दोस्तों, उनकी अगली है टाइमियस।
जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड के स्वरूप और विज्ञान की बात की है। यह पुस्तक प्रकृति, तत्वों और ब्रह्मांड की रचना के बारे में एक मॉडल प्रस्तुत करती है। और उनकी आखिरी और प्रमुख कृति है द लॉज। द लॉज में प्लेटो ने राजनीतिक व्यवस्था के नियमों और कानूनों की व्याख्या की है। यहाँ उन्होंने बताया है कि समाज कैसा होना चाहिए और कानून का पालन क्यों जरूरी है। ये पुस्तकें न सिर्फ प्लेटो के दार्शनिक विचारों को समझने में मदद करती हैं, बल्कि आज भी शिक्षा, राजनीति और नैतिकता के विषय में गहराई से सोचने के लिए प्रेरणा देती हैं। तो दोस्तों, अब हमने प्लेटो की कृतियों को समझ लिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्लेटो के मुख्य दार्शनिक विचारों को। दोस्तों, प्लेटो का सबसे गहरा और फेमस विचार था थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो कहते थे, जो दुनिया हम देख रहे हैं यह असली नहीं, बस एक धुंधली कॉपी है। असली दुनिया कहीं और है। प्लेटो के अनुसार दो तरह की दुनिया है। पहली जो भौतिक दुनिया है, जहां हम चीजें देखते हैं, छूते हैं और अनुभव करते हैं। और दूसरी आइडियल वर्ल्ड या फॉर्म्स की दुनिया, जहां हर चीज का परफेक्ट रूप मौजूद है, जिसे कभी टूट फूट, बदलाव या मौत छू भी नहीं सकती। प्लेटो कहते हैं, जब हमें कोई चीज बहुत सुंदर लगती है, जैसे कोई चेहरा, कोई संगीत, कोई सूर्योदय, तो प्लेटो के हिसाब से वह सुंदरता असली नहीं है, बल्कि परफेक्ट ब्यूटी की कॉपी है। असली सुंदरता, सच्चाई और भलाई के परफेक्ट फॉर्म्स उस आइडियल वर्ल्ड में मौजूद हैं। प्लेटो कहते हैं, हमारी यह दुनिया एक तरह से सिनेमा स्क्रीन की तरह है और फॉर्म्स की दुनिया उस असली प्रोजेक्टर की तरह जो पीछे से रोशनी और असली तस्वीरें भेज रही है। उन्होंने कहा, आम इंसान पूरी जिंदगी परछाइयों को ही सच मानकर जीता रहता है, लेकिन दार्शनिक वो है जो मुड़कर प्रोजेक्टर की तरफ देखता है, यानी फॉर्म्स की असली दुनिया को समझने की कोशिश करता है। दोस्तों, उनका अगला और महत्वपूर्ण विचार था एल्गोरी ऑफ द केव। प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध और रोचक कहानी एल्गोरी ऑफ द केव है, जो उनके दर्शन का सार प्रस्तुत करती है। इस कहानी में एक गुफा है जिसमें कुछ लोग जन्म से ही कैद हैं। वे अपने पीछे जलती आग की रोशनी में दीवार पर परछाइयां देखते हैं और उन्हें ही वास्तविकता समझते हैं। एक दिन उनमें से एक व्यक्ति इस गुफा से बाहर निकलता है और पहली बार असली दुनिया देखता है। बाहर की रोशनी इतनी तेज होती है कि उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए अंधी हो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे वह समझ जाता है कि जो गुफा में दिख रहा था वह केवल छाया थी, असली चीजें तो बाहर है। यह कहानी अपने भीतर गहरा संदेश रखती है कि अज्ञानता ही मानव की असली कैद है। जैसे गुफा के कैदी बाहर की दुनिया को समझ नहीं पाते, वैसे ही हम सब ज्ञान के आगे अपनी सीमाओं को नहीं समझते, तो हम भी उस गुफा के कैदियों की तरह होते हैं। प्लेटो इस रूपक के माध्यम से यह बताना चाहते थे कि असली ज्ञान और सच्चाई को पाने के लिए हमें अपनी पूर्व धारणाओं को छोड़कर खुली आंखों से असली वास्तविकता को देखना होगा। यह ज्ञान हमें स्वतंत्र बनाता है और जीवन को एक नया अर्थ देता है। उनका अगला विचार था फिलोसोफर किंग का विचार। प्लेटो का फिलोसोफर किंग का विचार उनके राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका मानना था कि राजा वही बने जो सच में बुद्धिमान हो, ना कि केवल ताकतवर। वे कहते थे कि राजा को दर्शन शास्त्र और नैतिकता में प्रशिक्षित होना चाहिए ताकि वह समाज का न्याय कर सके और सही मार्गदर्शन दे सके। इसीलिए राजा होने के योग्य वही है जिसके पास ज्ञान और समझ का सही खजाना हो। प्लेटो की सोच में यह भी था कि समाज को तभी न्याय मिलेगा जब उसके नेता दार्शनिक होंगे, जो केवल अपने स्वार्थ के बजाय सभी की भलाई के लिए सोचेंगे। उदाहरण के तौर पर, जैसे एक डॉक्टर मरीज की भलाई के लिए काम करता है, वैसे ही दार्शनिक राजा समाज की भलाई के लिए काम करता है। दोस्तों, प्लेटो ने ज्ञान और नैतिकता को सत्ता से ऊपर रखा और कहा कि तभी एक आदर्श और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण संभव हो सकता है।
उनका अगला विचार था ट्राइपार्टाइट सोल, यानी आत्मा के 3 भाग। प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के 3 भाग होते हैं। पहला है बुद्धि, जो सोचने समझने का काम करती है। दूसरा है साहस, जो हमें हिम्मत और जोश देता है। और तीसरी है इच्छाएं, जो हमारे शरीर की जरूरी जरूरतों और इच्छाओं से जुड़ा होता है। प्लेटो कहते हैं कि जब ये तीनों भाग एक दूसरे के साथ संतुलन में हो, तभी इंसान के अंदर न्याय स्थापित होता है। जैसे जब हम शरीर के अंगों को ठीक से संतुलित रखें, तब व्यक्ति स्वस्थ रहता है। वैसे ही आत्मा के ये हिस्से संतुलित रहने पर ही इंसान सही काम कर पाता है। दोस्तों, उनका अगला विचार था थ्योरी ऑफ नॉलेज, यानी एपिस्टेमोलॉजी। प्लेटो की ज्ञान की थ्योरी को थ्योरी ऑफ नॉलेज या एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। उनका मानना था कि असली ज्ञान वो नहीं होता जो हम बाहर से सीखते हैं, बल्कि वो होता है जो हमारी आत्मा पहले से ही जानती है और याद करती है। इसे वह रिमिथ ऑफ रिकलेक्शन भी कहते थे। जैसे कोई भूला हुआ गीत अपने आप याद आने लगता है, वैसे ही आत्मा जन्म से ही सब कुछ जानती है, उसे बस याद करना होता है। उनका आखिरी विचार था पॉलिटिक्स और आइडियल स्टेट। प्लेटो के आदर्श राज्य की कल्पना में सबसे ऊंचा स्थान फिलोसोफर किंग का है, यानी ऐसा राजा जो दार्शनिक हो और जो ज्ञान और न्याय को समझता हो। इसके नीचे एलाइड गार्डियंस होते हैं जो समाज की रक्षा करते हैं, और फिर आते हैं सोल्जर्स जो राज्य की सुरक्षा को संभालते हैं। उनके अनुसार सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे किसान और व्यापारी जो समाज की आर्थिक जरूरतों को पूरा करते हैं। प्लेटो का मानना था कि शिक्षा पर आधारित समाज ही भ्रष्टाचार से मुक्त और न्यायपूर्ण शासन दे सकता है। लेकिन दोस्तों, प्लेटो का आदर्श राज्य का मॉडल जितना सुंदर था, उतने ही सवाल उसकी शक्ति को लेकर उठे। आखिर क्यों बहुत से लोग इस मॉडल से सहमत नहीं थे? आइए अब इसी रहस्य को जानते हैं। दोस्तों, कुछ विचारकों के अनुसार प्लेटो का आइडियल स्टेट एक सुंदर कल्पना होते हुए भी नागरिकों पर कड़े नियंत्रण का संकेत देता है, यानी उनमें बहुत सख्त नियम और नियंत्रण था। उनकी सोच में महिलाओं की भूमिका भी सीमित दिखाई देती है, जो आज के नजरिए से सही नहीं मानी जाती। प्लेटो का गणराज्य कुछ हद तक सख्त था, जिससे लोगों की स्वतंत्रता पर सवाल उठते थे। और सबसे खास बात यह है कि प्लेटो का लोकतंत्र यानी जनता के शासन पर गहरा अविश्वास था। वे मानते थे कि आम लोग सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते, इसीलिए उन्होंने दार्शनिक राजा के शासन का समर्थन किया। जहां कुछ लोग प्लेटो के विचारों पर उंगली उठाते रहे, वहीं आने वाली पीढ़ियों ने उन्हें ज्ञान का स्तंभ माना। आखिर उनके बाद क्या बदला? आइए अब उनकी अंतिम यात्रा और विरासत को समझते हैं। दोस्तों, प्लेटो की मृत्यु 347 ईसा पूर्व एथेंस में हुई। वे लगभग 80 वर्ष के थे जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। प्लेटो ने अपने जीवन काल में दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। प्लेटो के बाद उनके शिष्य अरस्तु ने अपनी अलग विद्यालय, जिसे लाइसियम कहा जाता है, की स्थापना की, जो दर्शन और विज्ञान के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। आज हम जो आधुनिक विज्ञान, राजनीति और दर्शन जानते हैं, वह मुख्य रूप से प्लेटो के विचारों और शिक्षाओं पर आधारित है। इसलिए उन्हें वेस्टर्न फिलॉसफी का पिता कहा जाता है, क्योंकि उनके विचारों ने पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। तो दोस्तों, अब हमने जाना कि कैसे प्लेटो की सोच ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। तो आइए इस ज्ञान की यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह सफर दिलचस्प और ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो सीधे पा सकें। हम फिर मिलेंगे इतिहास और दार्शनिक कहानियों की एक नई और रोमांचक दुनिया लेकर, जहां हर कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।